एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह, आपके सामने आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और ये पर्टिकुलर वीडियो होगी 11th क्लास के लिए। लॉज ऑफ मोशन आपका यूनिट जो चल रहा है उसी का एक पर्टिकुलर और टॉपिक है जो आज करेंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ आप लोगों ने पिछली वीडियो में स्टडी करा, उसका कुछ पार्ट बचा हुआ है जो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने लोग स्टडी करेंगे। साथ में साथ ये टॉपिक कवर करवाऊंगा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके बेसिस पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा मैं, जो कि एकेडमिक और कंपटीशन दोनों में आते हैं, दोनों में पूछे जाते हैं। ये भी बता दूंगा कौन सा एकेडमिक में आता है, कौन सा कंपटीशन में आता है। इसके बाद इसी वीडियो में आपको एक नया टॉपिक मिलेगा जो आपकी बुक्स में नहीं मिलता है बट कंपटीशन में आता है, कंस्ट्रेन्ड मोशन। ठीक है, कंस्ट्रेन्ड मोशन का क्या मतलब होता है उसके बारे में भी अपने लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो हो सके तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें आने वाले क्वेश्चंस को आंसर करिएगा ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छा हो जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। ठीक है, टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सुना हुआ है, सुना हुआ है ना। क्या होता है, मोमेंटम आपका जितना पहले था उतना ही बाद में रहे। मोमेंटम आपका जितना पहले था उतना ही बाद में रहे। ऐसा किससे पहले और किसके बाद, एक चीज तो मैटर करती है ना, किससे पहले और किसके बाद। तो वो पर्टिकुलर चीज क्या है, सपोज दो बॉडीज हैं, वो आपस में मूव कर रही थी, वो आपस में टकराई, टकराने के बाद फिर से मूव करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो टकराने से पहले जितना मोमेंटम था दोनों बॉडीज का मिलके, उस सिस्टम का कंप्लीट मोमेंटम टकराने के बाद भी मोमेंटम उतना ही रहे। तो अगर ऐसा होता है तो बेसिकली नाम दिया जाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ऐसा होगा क्योंकि एक लॉ है। लॉ किसका है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कि अगर कोई भी पर्टिकुलर कोलिजन हो रहा है किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में, तो एक्सीडेंट से पहले और एक्सीडेंट के बाद, या कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम होगा वो हमेशा सेम होगा। तो मैं बात करता हूं, सपोज अगर दो बॉडीज है, ठीक है, सपोज ए और बी। ए और बी आपके पास दो बॉडीज है और वो मूव कर रही थी इनिशियल वेलोसिटीज u1 u2 के साथ। सुनते रहना, कहीं और ही गए हुए हो किसी और के ख्यालों में, पूरा एंड तक देखना। अब ये दो बॉडीज मूव कर रही है और करने के बाद हुआ क्या, टकरा गई। टकराने की एक कंडीशन जो होनी चाहिए वो ये कि ये बॉडी ज्यादा तेज होगी, किससे, इससे। तो u1 विल बी ग्रेटर देन u2। अगर ऐसा हो रहा है तो टकराएंगे भाई, ये तेज चलेगी इससे तभी तो टकराएंगी। क्या ये तेज चलेगी और ये पीछे से आके टक्कर मार देगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हो सकता है ये शराबी आदमी हो और इसने पी रखी है और इसकी वेलोसिटी u1 जो इससे ज्यादा है, इसको नहीं पता है कि वो हल्के चल रहा है। कहाँ पता होता है शराबी आदमी को, है ना। सर हमें तो पता नहीं, हम कौन सा पीते हैं। सही बात है ना, मैं पीता हूँ, नहीं पीता हूँ यार। तो टकराएंगे, टकराने के बाद क्या होगा, दोनों अलग अलग अपनी अपनी वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देंगे भाई। इसकी वेलोसिटी होगी v1, इसकी वेलोसिटी होगी v2। इसकी वेलोसिटी थी u1, इसकी वेलोसिटी थी u2। मासस भी नाम दे देते हैं, मासस हो गया m1 m2, इनके मासस हो गया m1 m2। वही सेम रहेंगे, मासस तो ना चेंज हो जाएंगे, मास चेंज हो जाएंगे नहीं होंगे। टकराएंगे, टकराने के बाद अलग अलग हो जाएंगे और अपनी अपनी वेलोसिटी फिर से अचीव कर लेंगे। तो ये बॉल ए बॉडी और ये आपकी बी बॉडी। कंजर्वेशन तभी माना जाता है कि अगर टकराने से पहले का जो सारा का सारा मोमेंटम है m1 u1 प्लस m2 u2, वो टकराने के बाद के बराबर रहे m1 v1 प्लस m2 v2। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इसको ही आज अपन लोगों ने क्या करना है, डिराइव करना है। पहले तो इसका करेंगे डेरिवेशन, और जो डेरिवेशन करेंगे वो करेंगे यूजिंग थर्ड लॉ। और ये डेरिवेशन काफी बार पूछा जाता है मेरे एकेडमिक्स में, कंपटीशन में कभी नहीं आते डेरिवेशन, ध्यान रखिएगा। यूजिंग थर्ड लॉ अपने लोग इसको भी क्या करेंगे, डेराइव करेंगे भाई। तो भाई थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है भाई एक्शन रिएक्शन, दैट इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू विल बी इक्वल टू माइनस का फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, माइनस का साइन क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब वो कह रहा होगा कि भाई वन ने टू के ऊपर फोर्स लगाया, वन ने टू के ऊपर फोर्स लगाया। जब वन ने टू के ऊपर फोर्स लगाया, टू का मोमेंटम चेंज हुआ होगा, यस और नो, हुआ होगा। किसके फोर्स की वजह से, वन के फोर्स की वजह से। तो ठीक, तो वन का टू के ऊपर फोर्स जो है वो ये है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन।
force on 2 due to 1 will be equal to what? Change in momentum of 2. Change in momentum of 2 अपॉन जो एक टाइम लगा होगा भाई, जितने टाइम के लिए दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट रही होगी उतने टाइम के लिए फोर्स लगाया होगा। तो भाई चेंज इन मोमेंटम इन टू, तो टू का जो मोमेंटम चेंज हुआ होगा वो क्या हुआ होगा वो देखते हैं। तो भाई फाइनल मोमेंटम कितना है? m2v2। इनिशियल मोमेंटम कितना है? माइनस का m2v2 m2u2 डिवाइडेड बाय टाइम dt। तो यही तो कुछ आएगा। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या मिला? dp अपॉन dt। तो dp चेंज इन मोमेंटम किसका? टू का, वो पुट कर दिया। तो टू का मोमेंटम चेंज क्या आएगा? ये आएगा। सिमिलरली आपका टू का फोर्स भी तो वन के ऊपर लगेगा, वो चुप बैठेगा क्या? वो भी तो तोड़ेगा इसको। तो उसका मोमेंटम कितना होगा भाई? तो F12 विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑन वन ड्यू टू टू। तो भाई dp1 अपॉन dt की वैल्यू, तो भाई इसका फाइनल मोमेंटम है m1v1 माइनस m1u1 डिवाइडेड बाय कोई टाइम dt लगा, तो वो टाइम जितने टाइम के लिए कांटेक्ट में है उतने टाइम के लिए ये कांटेक्ट में होगा। सेम टाइम के लिए तो कांटेक्ट में होंगे, या उसका कोई भूत चला जाएगा उसके ऊपर? नहीं ना, वो सेम टाइम के लिए कांटेक्ट में रहेंगे यार। ठीक, तो ये हो गया थर्ड लॉ जिसका आप लोगों ने यूज करा, यूजिंग थर्ड लॉ। ठीक, इसका आपने यूज करना है, तो इसको यूज करा यहाँ पर, इसको यूज करा यहाँ पर, पुट करके देखो क्या मिलता है। तो जब मैं पुट करता हूं तो मुझे मिलता है m1v1 माइनस m1u1 अपॉन dt इज इक्वल टू, माइनस का साइन है, माइनस का साइन एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज। तो F21 की वैल्यू क्या थी? m2v2 माइनस m2u2 डिवाइडेड बाय dt। तो ये आपको मिल जाता है वो पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर 1, जब इन दोनों को मैंने उसमें यूज करा। तो dt से dt हो जाता है कैंसिल, तो क्या मिलेगा? मिल जाता है m1v1 माइनस m1u1 इसे को माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस m2u2, और ये हो जाएगा माइनस m2v2। तो ध्यान से देखो, ये माइनस वाले को इधर ले आओ और इस माइनस वाले को उधर ले जाओ, तो क्या मिल जाता है? आपको मिल जाएगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर दो पर्टिकुलर बॉडीज है, कोई भी एक सिस्टम है, उसमें अगर आप कोई भी हरकत करते हो तो हरकत करने से पहले का जो पर्टिकुलर मोमेंटम था और हरकत करने के बाद का जो मोमेंटम था, वो दोनों के दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। जैसे अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, गन के थ्रू अगर मैं फायर करता हूँ, गन के थ्रू अगर मैं फायर करता हूँ, तो फायर करने के पहले का मोमेंटम बुलेट और गन का, और फायर करने के बाद का मोमेंटम किसका? बुलेट और गन का, वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। दिमाग में तो ये चल रहा होगा यार, गन का जो इनिशियल मोमेंटम है वो जीरो होगा, बुलेट का भी जीरो होगा, और बाद में दोनों ही मोशन में आ जाएंगे, तो सेम कैसे होगा? तो इसके बारे में बात करेंगे। रखा हुआ बम फट जाता है, फटने से पहले का बम का मोमेंटम और फटने के बाद का बम का मोमेंटम, उसमें भी कंजर्वेशन लग रही है, उसमें भी मोमेंटम सेम रहता है। ऐसा कैसे सर? फटने से पहले तो रेस्ट में था, फटने के बाद तो मोशन में आ गया, मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेगा? वेलोसिटी चेंज हो गई, उसके बारे में बात करें। तो यही तो चीजें हैं, यही तो आपका लॉ है जो आपको ये नए नए अलग अलग केसेस करवाएगा। तो तभी कह रहा हूँ एंड तक देखना इस वीडियो को, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, ये तो गया सिंपल एक डेरिवेशन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का आपने ड्राइव कर दिया यूजिंग थर्ड लॉ, तो ये आपका डेरिवेशन हो गया। अगर डेरिवेशन आ जाएगा तो यही आप करोगे, और यकीन मानिए 90% से अबव चांसेस हैं इसके डेरिवेशन के आने के। अगर यकीन नहीं आता है तो आपके सीनियर्स तो होंगे यार, उनसे पता करिए ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, वो अपने आप बता देंगे सच्चाई। बाकी यार आप लोग खुद से आने हो, गूगल आपके पास है तो गूगल बाबा से पूछिए, वो बता देगा कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1। So example number 1 is, this is a body moving with some velocity, this is a body moving with some velocity। ठीक है, टकराई, टकराने के बाद इसने एक वेलोसिटी अचीव करी, इसने एक वेलोसिटी अचीव करी होगी। इसका मास मान लिया मैंने 5 kg, इसका मास मान लिया मैंने 10 kg। ये आपके पास है समथिंग कोई 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी, और ये रेस्ट पे थी। सपोज, मैं सपोज ही कर रहा हूँ, तो ये 5 kg की ही रहेगी, ये तो 10 kg की ही रहेगी, और इसके बाद इसने एक वेलोसिटी अचीव करी होगी v1, पता ही नहीं, पता नहीं। ठीक है, कितनी है वो?
और इसकी वेलोसिटी v2 में मान लेता हूँ कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब पता क्या करना है, v1 कितनी है। तो भाई इनिशियल मोमेंटम, तो ये मास m1, ये वेलोसिटी u1, ये मास m2, वेलोसिटी u2, इधर मास m1, वेलोसिटी v1 पता नहीं है, इधर मास m2 और वेलोसिटी v2 पता है। तो क्या करना है, कंजर्वेशन लगाना है। तो कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो m1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, और u1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, और m2 की वैल्यू 10 है, और u2 की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू m1 की वैल्यू यहाँ पर 5 है और u1 की मुझे पता नहीं है, प्लस m2 की वैल्यू यहाँ 10 है और v2 की वैल्यू मुझे पता है 1 है। मुझे v1 निकालना है, तो इधर मिल जाता है 25 और इधर आ जाता है 10, 10 प्लस 5 v1, इधर चला जाएगा तो 15, 15 इज इक्वल टू 5 v1। तो v1 की वैल्यू आ जाती है कितनी, 3 मीटर पर सेकंड। लो भाई कितना इजी आंसर है, कितना इजी आंसर है। हो सकता है कभी कभी ये आंसर आपका नेगेटिव में आए, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने जो पर्टिकुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन चूज करी है वो गलत है। पर्टिकुलर बॉडी क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी, टकराई और वापस चली गई, टकराई और वापस चली गई, ऐसा भी हो सकता है। समझिए इस चीज को भाई साहब, ठीक है। पहला केस तो ये हो गया, सिंपल था, बहुत इजी था। ठीक, अगला केस देखिए भाई, अगला केस देखिए भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें आज, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो भाई एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, ये आपके पास पिस्टल, इसको हिंदी में बोले तो कट्टा बोलते हैं, इसमें रखी हुई है गोली, इसमें रखी हुई है गोली, गोली का मास हो गया m2, गन का मास हो गया m1, गन की वेलोसिटी u1, बुलेट की वेलोसिटी u2। ठीक, फिर आप फायर, ये कर दिया फायर, फायर करने के बाद आपका सिस्टम समथिंग कुछ ऐसा बन जाता है भाई, बुलेट निकल गई आगे को, बुलेट अब है ही नहीं अंदर, बुलेट चली गई आगे को। ठीक, तो क्या होता है, मेलों में तो बंदूक चलाई होगी, मारा झटका लगता है कंधे पे, तो गन चली गई पीछे की डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1, इसकी वेलोसिटी हो गई v2। ऐसे कुछ होता है। अब भाई हमें तो ना पता है भाई पीछे जाएगी आगे जाएगी, मुझे फिजिक्स के थ्रू बताओ पीछे क्यों गई। बात तो ठीक है तुम्हारी यार, चलो ये भी बता देते हैं, हमें पता नहीं है इसकी डायरेक्शन नहीं पता, बस ये पता है इसकी वेलोसिटी समथिंग होती है v1। तो एक ये हो गया मास m1 का, ये हो गया मास m2 का। हमें इसकी डायरेक्शन नहीं पता तो डायरेक्शन अभी पता कर लेते हैं। तो भाई ये तो पता है ना, ये भी रेस्ट पर है और ये भी रेस्ट पर है, तो 0 प्लस 0। चलो पूरा पूरा फॉर्मूला लिखते हैं, अनपढ़ हो ना मेरी तरह आप भी। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। लगाया, m1 मास ऑफ गन, u1 वेलोसिटी ऑफ गन, 0 0 इनटू एनीथिंग 0, प्लस m2 मास ऑफ बुलेट, u2 वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट की वेलोसिटी 0 0 इनटू एनीथिंग 0 इज इक्वल। अब आपके पास है मास ऑफ गन, मास ऑफ गन m1 है, मास ऑफ गन m1 है। ठीक, इनटू वेलोसिटी v1 पता नहीं है, प्लस m2 मास ऑफ बुलेट है, v2 वेलोसिटी पता नहीं है। तो क्या दिख रहा है, m1v1 इज इक्वल टू माइनस का m2v2, तो v1 की वैल्यू आ जाती है माइनस का m2 अपॉन m1 इंटू v2। तो ध्यान से देखो ये माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, v1 अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यस और नो, क्लियर हो गई होगी बात। अब आपके पास अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई ये पर्टिकुलर v2 वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागी, मास दे रखा है 10 ग्राम, गन का मास दे रखा है 1 किलो, v1 पता करो और रिकॉइल झटका कितना लगेगा कंधे के ऊपर। अगर आपके पास ये सिंपल गन है तो हाथ के ऊपर, हाथ पीछे की तरफ भागेगा, हाँ या ना। इसको भी कर लेता हूं मैं तो v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो माइनस का m2 कितना 10, m1 कितना 1 इंटू v2 की वैल्यू कितनी 200। अरे 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 ये क्या हो गया, अरे 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 यार सॉरी भाई, 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम, बुलेट को मैंने इससे ज्यादा कर दिया भाई। ठीक है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे भाई, ताकि वो केजी में कन्वर्ट हो जाए, तो 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक, डिस्को में ज्यादा बिजी हो गया था। तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड।
तो इसकी वेलोसिटी आ गई माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब रिकॉइल आपको जो मिलेगी, रिकॉइल, रिकॉइल का मतलब क्या होता है, रिकॉइल, एक वर्ड आ गया यहाँ पर, रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है जब भी आप किसी गन को फायर करते हो तो पर्टिकुलर गन आपके ऊपर एक रिकॉइल एक्ट करती है, कहने का अपोजिट फोर्स आपके ऊपर लगाती है। उस पर्टिकुलर रिकॉइल वेलोसिटी की वैल्यू अपने लोगों को निकालनी होती है, जो यहाँ पर है v1। तो ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ दैट गन है, जो आई कितनी, माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं ताकि आप खुद कर पाओ ऐसे क्वेश्चंस को। तो वो क्वेश्चन ये है, अ गन ऑफ मास 2 kg and velocity, oh sorry, and bullet of mass 5 gram is fired. The velocity of bullet is 400 meter per second. Find the recoil of the gun. इसका आंसर कमेंट बॉक्स में गूगल वाले बच्चों लगा देना, ताकि आपकी अटेंडेंस मैं नोट डाउन कर लूं भाई। ठीक है, ये तो हो गया भाई आपके पास सिंपल सा केस। अब बात करते हैं बॉम्ब की, बम्ब की। तो भाई बॉम्ब का केस देखिए, बॉम्ब का केस ये हो गया बॉम्ब। ठीक, जिसका अपना समथिंग कोई मास होगा m, मान लो 10 kg है, मान लो। ठीक, ये हो गया फटा, यहाँ पर ये फट गया। फट गया तो फटने के बाद क्या होगा, इसके सपोज मान लिया 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा इधर और एक टुकड़ा ये टुकड़ा उड़ा इधर, ये टुकड़ा उड़ गया इधर। इसका मास समथिंग हो गया m1, मास m2, और ये टुकड़ा हो गया m1, ये टुकड़ा हो गया m1, और ये समथिंग उड़ेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ताकि इसके मोमेंटम को ये कंजर्व रख पाए। तो इसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। यकीन आता तो निकाल के देख लेंगे। इसकी अपनी वेलोसिटी जो है इनिशियली वो तो जीरो ही होगी। तो मास m इंटू यू विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। वही जैसे गन का निकाला, तो v1 फिर से नेगेटिव ही आएगा अपने आप में। ठीक, अब यहाँ पर मास ऑफ, ये तो रखा है 10 इंटू 0, तो ये तो 0 आ जाएगा। अगर ये आपका है सपोज 4 kg का टुकड़ा, तो दूसरा बचा हुआ टुकड़ा कितने का होगा, 6 kg का। कभी कभी नहीं भी दे रखा होता है ये 6 kg, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, अगर ये 4 का है तो 10 में से 4 गया तो ये 6 का होगा। तो आपको किसी एक की वेलोसिटी दे रखी होगी, एक की वेलोसिटी दे रखी होगी, v2 की वेलोसिटी दे रखी होगी। अगर v2 की वेलोसिटी दे रखी होगी तो ऑटोमेटिकली v1 की वैल्यू आप निकाल लोगे, पहले इसको पुट करने के बाद। चलो मान लेता हूँ इसकी वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ऑटोमेटिकली v1 की वैल्यू निकाल लोगे, है ना। निकाल के दिखा देना कमेंट बॉक्स में, सब देखना, देखूंगा मैं। ठीक है सर, जरूरी है 2 टुकड़ों में टूटे? चलो ये भी बात सही है आपकी, हो सकता है 3 टुकड़ों में टूट जाए मम। अरे वाह यार, मेरा बच्चे तो होशियार हो रहे हैं, उनके क्वेश्चंस मेरे दिमाग में यहाँ तक पहुँच रहे हैं, और अभी तक उनको वीडियो भी नहीं मिली है, तो भी मेरे दिमाग में उनका क्वेश्चन आ रहा है। तो भाई बहुत अच्छी बात है यार। ये तो सपोज ये आपका बम फटा, बम फटने के बाद क्या हो इसके बन जाए 3 टुकड़े, मास m1, मास m2, मास m3। अब क्या हो, तो अब कुछ ऐसा हो सकता है, ये उड़ेगा इधर, ये उड़ेगा इधर, और ये उड़ेगा इधर। ओके सर, अब तो इस केस में क्या करना होगा, तो इस केस में ध्यान रखें एक चीज का। तो इस केस में आपको कुछ ऐसे इन दो का लेना पड़ेगा रिजल्टेंट। ये होगी समथिंग वेलोसिटी v1, ये होगी समथिंग वेलोसिटी v2, और ये होगी समथिंग वेलोसिटी v3। तो इसका जो मोमेंटम होगा m3v3 वो किसके बराबर होना चाहिए, तो वो होगा इसका एक कंपोनेंट इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर। तो कहने का मतलब आपको इन दोनों का एक रिजल्टेंट मोमेंटम निकालना पड़ेगा। वो रिजल्टेंट मोमेंटम आपको किसके बराबर रखना पड़ेगा, इसके मोमेंटम के बराबर रखना पड़ेगा, ताकि वो पर्टिकुलर दोनों मोमेंटम आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सके। अगर ऐसा नहीं है तो समथिंग कुछ ना कुछ एंगल गिवन होगा, हो सकता है ये गिवन हो 30 डिग्री, हो सकता है ये गिवन हो 60 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा 60 का, ये हो जाएगा 30 का। ठीक है, तो v1 अगर इधर आपके पास है तो ये v1 का हो जाएगा cos 60, और ये v2 का हो जाएगा, v1 का cos 60 हो जाएगा v2 का cos 30। ठीक, तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा v1 का sin 30, और उधर चला जाएगा
v1 का साइन 60, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये कंपोनेंट जो इधर है ये किसका, m1 का है। तो मैं क्या कर लिखूंगा, m1 v1 साइन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू उधर वाला v2 का है, v2 का सॉरी, तो m2 v2 साइन 60। बड़ी गलतियां हो रही है, साइन 30, ये v1 आया ना इधर, तो साइन 30 और मास m1, तो इधर वाला मोमेंटम किसका, m1 का, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम। उधर वाला मोमेंटम v2 किसका, m2 का, तो m2 v2 sin 60। तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल मोमेंटम आपस में क्या कर जाए, कैंसिल आउट कर जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 तो एक ही बन गई। यहाँ से मासेस पता होंगे और v1 v2 पता होंगे, या कोई एक पर्टिकुलर चीज पता होगी तो आप दूसरी निकाल सकते हो। दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी, तो दूसरी इक्वेशन आपको मिलेगी m3 v3 विल बी इक्वल टू, ऊपर वाला मोमेंटम नीचे वाले के बराबर हो, तो नीचे वाला कौन कौन सा है, m1 v1 cos 60 प्लस m2 v2 cos 30। आपके पास दो इक्वेशन हो गए, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, इजी एंड सोबर। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली m1 v1 की वैल्यू को यहाँ से उठा के इसमें पुट कर सकते हो, तो इक्वेशन आपको m2 v2 के टर्म्स में मिल जाएगी, इसको सॉल्व कर लोगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ लीनियर मोमेंटम का कंप्लीट कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कंजर्वेशन है ना, कि अगर पर्टिकुलर चीज गन फायर हो रही है तो क्या होगा, बॉम्ब फटेगा तो क्या होगा, उसके अगर दो टुकड़े होते हैं तो क्या होगा, और तीन होते हैं तो क्या होगा। ठीक है, दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं, वो सबसे पहले करवा दिया था मैंने, तो क्या होगा। तो ये तीन ही केस हैं। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में अगर ज्यादा केसेस होंगे तो मैं करवा दूंगा, बट ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, इनके ऊपर आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब बात करते हैं कंस्ट्रेंड मोशन की। कंस्ट्रेंट की पहले तो आपको स्पेलिंग बता दूं मैं, कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है। कंस्ट्रेंट मोशन, तो कंस्ट्रेंट मोशन से कंस्ट्रेंट फोर्स मिलती है। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ भाई, पहले तो एग्जांपल से समझ में आएगा कंस्ट्रेंट। ध्यान से देखो भाई, एक पुली करा हुआ है ना पहले कुछ, बट कंस्ट्रेंट वर्ड को समझाना है तो इसलिए फिर से ये पुली वाला केस लेना पड़ रहा है। ठीक, ध्यान से देखो, ये पुली के अक्रॉस एक थ्रेड है और ये मास m1 और ये मास m2 है। तो यहाँ पर जो m2 है वो छोटा है m1 से, तो ऑटोमेटिकली हमें पता है अगर देखा जाए m2 के ऊपर जो वेट लग रहा है m2g, उसको नीचे लाना चाह रहा है, उसको नीचे लाना चाह रहा है, बट ये नीचे नहीं आ रहा है, इसको कोई अपोज कर रहा है, कोई रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कोई रिस्ट्रिक्टिंग फोर्स है जो जिस पर्टिकुलर मोशन की तरफ ये जाना चाहता है उधर जाने से रोके। तो रोक कौन रहा है, रोक रहा है m1, उसका अपना वेट m1 जी जो कि ज्यादा है। तो m1 जी यहाँ पर इसके ऊपर जब अपोज कर रहा है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है इसके मोशन को, तो ऐसे मोशन को, इसके मोशन को नाम दे दिया जाएगा कंस्ट्रेंट मोशन। क्या नाम दे दिया जाएगा, कंस्ट्रेंट मोशन। इतना समझिए पहले, तो आगे और बताएंगे। इतना समझिए अभी, तो इसका मतलब जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर आएगा, ये तो पहले पढ़ा रखा है। जिस वेलोसिटी से ये नीचे जाएगा उसी वेलोसिटी से ये ऊपर आएगा, ये भी पढ़ा रखा है। जितना डिस्टेंस ये नीचे की तरफ कवर करेगा उतना डिस्टेंस ये ऊपर की तरफ कवर करेगा, ये भी पढ़ा रखा है। नई चीज क्या है, नई चीज आएगी। ये अभी कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में मैंने आपको समझा दिया है कि कंस्ट्रेंट मोशन क्या कहता है, इसके बारे में शायद क्लियर हो गया होगा। क्या होता है कंस्ट्रेंट मोशन, एक रिस्ट्रिक्टिंग फोर्स, जिधर आप जाना चाह रहे हो उधर जाने से कोई अगर आपको रोकता है और वो अपनी डायरेक्शन में ले जाता है, तो ऐसे मोशन को नाम दिया जाता है कंस्ट्रेंट मोशन। जैसे एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, और एग्जांपल्स के थ्रू आप ज्यादा समझोगे मेरे हिसाब से, तभी मैं पिछली कुछ वीडियो से एग्जांपल ही ज्यादा दे रहा हूँ फिजिक्स में, तो मुझे लगता है वो उससे ज्यादा बेनिफिट भी होगा। अब ध्यान से देखो, ये m1 है, ये m2 है, सरफेस स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है, पुली ना हो, ब्लॉक ना हो, स्ट्रिंग ना हो, और ये पर्टिकुलर ब्लॉक अगर मैं यहाँ छोड़ूं तो नीचे आना चाहेगा, नीचे आना चाहेगा। बट अगर m2 ज्यादा है, अगर m2 ज्यादा है m1 से, तो ये किधर की तरफ जाना शुरू कर देगा, अगेंस्ट इट्स मोशन। जिधर इसको जाना था उस तरफ जाने से इसको कोई रोक रहा है, और रोक कौन रहा है, m2 रोक रहा है। तो m2 का वेट नीचे की तरफ m2g, ठीक, और ये बॉडी ऊपर की तरफ आना शुरू कर देगी। तो कितने एक्सेलरेशन के साथ, जितना इसका नीचे उतने एक्सेलरेशन के साथ ये ऊपर आएगी। तो ऐसे मोशन को नाम दे दिया जाता है कंस्ट्रेंट मोशन। और समझिए, और समझेगा नहीं, ताकि कंस्ट्रेंट मोशन आपके दिमाग में, आपके खून में, आपके रग रग में बस जाए, क्योंकि कंपटीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर ये सब करा हुआ है पहले, क्यों बार बार बता रहे हो चीजें, चलिए करा हुआ है।
अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन देखो। ये एक छल्ला है, छल्ला। ठीक है, पंजाबी में गाना है छल्ला, सुनना जरा मजा आ जाएगा। सुना है? अच्छा लगा था? अच्छा, सही है यार, मेरे से भी एडवांस हो रखे हो तुम लोग। अब देखो ये छल्ले को क्या करा हुआ है ना, छल्ले को क्या करा हुआ है, इसके अंदर बांधा हुआ है, और सॉरी इसके ऊपर अंदर लटका रखा है, और उसको फिर एक पुली के थ्रू नीचे ब्लॉक के साथ लटका रखा है। छल्ला कहाँ आना चाहेगा? नीचे आना चाहेगा। ये छल्ला मेरा नीचे आना चाहता है, बट इसको कोई रोक रहा है। कौन? ब्लॉक। ब्लॉक नीचे जाएगा तो छल्ला ऊपर नहीं आएगा, छल्ला तो ऊपर आएगा। तो अगर इसकी कोई एक वेलोसिटी दे रखी है v, और वो दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो छल्ले की वेलोसिटी बता दो यार ऊपर की क्या होगी। तुमने तो करे हुए ये क्वेश्चन, तुम तो भाई बार बार कह रहे हो, तुमने सब ये सब करा हुआ है। आप नहीं कह रहे थे? कह रहे थे यार। तो अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसकी ऊपर वाली वेलोसिटी बताओ कितनी होगी छल्ले की। अच्छा सर, एक चीज देखो पहले, 37 डिग्री का ये एंगल है, अब बता दो। एक एंगल भी सर ऐसे दे दिया जो आज तक नहीं हमें याद हुआ। अरे बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ कि sin 37 और sin 53 की वैल्यू याद कर लो। बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत बार, 3/5 और 4/5। और सुनते कहाँ हो तुम लोग? sin 37 की वैल्यू 3/5, sin 53 की वैल्यू 4/5, दोनों की वैल्यू याद हो जाए, जल्दी से कर लो तो निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे कैसे कैसे? तो देखो, ये वेलोसिटी ब्लॉक की नीचे आ रही है, v1 वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इसको मिली हुई है, इसको। जब ये नीचे आएगा तो स्ट्रिंग नीचे आएगा। स्ट्रिंग कितने से आएगा? 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नीचे आएगा। ये स्ट्रिंग इधर आएगा तो ये स्ट्रिंग भी तो उधर जाएगा, कितने से? 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इधर आएगा। ठीक। अब यार ये स्ट्रिंग इधर जा रहा है ना, तो छल्ला तो ऊपर जाएगा। छल्ला तो ऊपर जाएगा, तो छल्ले के बन गए दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये। ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, तो ये जो V2 है, तो ये आपका क्या हो जाना चाहिए? ये हो जाना चाहिए V2 का cos 37 डिग्री। क्या हो जाना चाहिए? V2 का cos 37 डिग्री। तो अगर मैं ये Vx पता करना चाहता हूं, तो मुझे V2 तो पता ही है। इनडायरेक्टली क्या है? ये इनडायरेक्टली Vx है। ये क्या है? Vx, ऊपर वाला छल्ले की वेलोसिटी। तो V2 का एक कंपोनेंट है, ऊपर की तरफ जो जाना चाह रहा है। तो V2 का कंपोनेंट ऊपर की तरफ कौन सा जाना चाह रहा है? V2 cos 37। V2 cos 37 डिग्री। तो स्ट्रिंग की अपनी वेलोसिटी 2 कहाँ से आई? यहाँ से आई, और इसके इसके थ्रू आई। तो इसका मतलब इस 2 के दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये, मुझे ये वाला पता करना है। तो ये वाले का कंपोनेंट की वैल्यू मुझे पता करनी है, तो 2 × cos 37। सर जी यहाँ पे भी दिक्कत, sin 37 बता। तो यार cos 37 में क्या बड़ी बात है? तो cos 37 की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या करेंगे? ये 37 आया, तो ये बेस है, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? ये हुआ 3 और ये हुआ 5, तो ये क्या हो जाएगा? 4। तो क्या मिला? 4/5। क्या दिक्कत है? तो cos 37 की वैल्यू क्या हुई? cos 37 की वैल्यू 4/5। तो क्या आया आंसर? 8/5। तो भाई Vx की वैल्यू आई 8/5 मीटर पर सेकंड। क्या दिक्कत है भाई? ये होता है कंस्ट्रेंट मोशन। ऐसे एग्जांपल्स कर ले, कर लोगे? ना कराऊं फिर? अरे कर लो, चुपचाप करो अभी, चुपचाप। अभी देखो और क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मजेदार क्वेश्चंस, बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, क्या बताओ। अब आगे देखो भाई, ठीक है? एक क्वेश्चन और देखना। ये मैंने लगा दी पुली, ठीक, और यहां पर है आपके पास एक ब्लॉक। ब्लॉक समथिंग ये लगा दो आप, ठीक है। और ये पुली के क्रॉस एक स्ट्रिंग गई, और ये स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग फर्दर अटैच है एक पर्टिकुलर ब्लॉक के साथ। स्ट्रिंग फर्दर अटैच है किसी ब्लॉक के साथ, और इस ब्लॉक को नाम दे दिया अपने लोगों ने बी। ठीक है। बात क्या हो रही है? बात हो रही है ये आगे की तरफ मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड के साथ, और इसका एंगल दे रखा है 53 डिग्री। तो पूछा गया है इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ कितनी होगी? वी बी की वैल्यू बता दो कितनी होगी।
यार इसकी वेलोसिटी 5 है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी यार? बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आप लोग बस क्या करते हो, घबरा जाते हो क्वेश्चन को देख के, और कुछ नहीं, घबराना नहीं है बस। देखो ब्लॉक आगे गया 5 के साथ, स्ट्रिंग भी तो आगे जाएगा, स्ट्रिंग की वेलोसिटी 5, तो ये स्ट्रिंग भी आगे जाएगा, स्ट्रिंग की वेलोसिटी 5। इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी जो होगी, इसके दो कंपोनेंट्स मान लो, एक ये और एक ये। मुझे ये वाला कंपोनेंट पता करवा दो, मुझे ये वाला कंपोनेंट पता करवा दो, तो ये कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी? तो ये कितनी, तो इस v के दो कंपोनेंट, एक इधर गया एक ऊपर गया, तो इधर वाला होगा v cos 53। तो v cos 53 पता कर लो, v cos 53 पता कर लिया मैंने, तो v की वैल्यू कितनी, तो v की वैल्यू है 5, और cos 53 की वैल्यू तो थोड़ी देर पहले मैंने तो बताई, cos 53 क्या होगा 3/5, sin 53 बताया था ना 4/5, वहीं से निकालिए मैंने, तो 3/5 लगाया, तो 5 से 5 कैंसिल, तो वेलोसिटी वी मिल जाएगी, तो वेलोसिटी वी कितनी, 3 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, देख लो जल्दी से, कर लो। ठीक, अब देखो आगे और आसान हो जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत मजेदार वाले क्वेश्चन। एक पुली यहाँ लगा रखी है मैंने, और ये सरफेस है, दो ब्लॉक एक इधर और एक इधर लगा दिया भाई मैंने, और यहाँ से ऊपर से रस्सी गई और इसके साथ लग गई, ये मूव कर रहे हैं आगे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, और पूछा गया है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर ये बी ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी बताओ, जब आपके पास ये एंगल पता है 30 डिग्री का है, और इसका ये एंगल पता है 45 डिग्री का। इजी है, कर लोगे क्या? सुनो, ये भी ब्लॉक आगे जा रहा है, ये ब्लॉक आगे जा रहा है ना, तो ध्यान से देखो, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 180 माइनस 30 कितना होगा, 180 माइनस 30, ठीक है। अब अगर ये 180 माइनस 30 है, ध्यान देना, अगर ये 180 माइनस 30 है, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, इसका इधर वाला कंपोनेंट, ये कॉस वाला बनेगा ना, तो v cos 180 माइनस 30, ठीक। तो इस वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट है, वही कंपोनेंट ये होना चाहिए। ध्यान से देखो, ये कंपोनेंट मैंने पता करा इस पर्टिकुलर वेलोसिटी का, जो कि स्ट्रिंग के पास होगा, स्ट्रिंग कितनी वेलोसिटी से आ रहा होगा, इसके इस कंपोनेंट के साथ, ये आगे आ रहा है, तो इसका एक पर्टिकुलर कंपोनेंट इसको मिला होगा, वो कंपोनेंट इसको क्या मिला है, v cos 180 माइनस 30 डिग्री का मिला, तो ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग नीचे आ रही होगी, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से नीचे आएगी, उसी वेलोसिटी से ऊपर आएगा, ठीक। तो ये किस वेलोसिटी से ऊपर आएगा, तो vb का एक कंपोनेंट इसको भी तो मिला होगा, हाँ यार, तो vb का कौन सा कंपोनेंट इसके पास होगा, तो इसके पास होगा vb cos 45। अरे वाह, तो इसका मतलब ये कंपोनेंट की वेलोसिटी इस कंपोनेंट के वेलोसिटी के बराबर रख दो, बिल्कुल, तो ये va वेलोसिटी थी जो आपको पता है, तो va cos 180 माइनस 30 डिग्री की वैल्यू vb cos 45 के बराबर हो जानी चाहिए, ठीक। तो va की वैल्यू कितनी, va की वैल्यू 10, cos 180 माइनस थीटा होता है 30 डिग्री होता है, तो cos 30 डिग्री, सिंपल उतना ही आ जाएगा। इधर vb की वैल्यू आपको पता नहीं है, cos 45 की पता है, बन रहा है √3, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली vb की वैल्यू नहीं मिलेगी, cos 30 की वैल्यू भी पता है भाई कितनी, cos 45 वन बाई √3, cos 30 डिग्री होता है √3/2, और यहाँ से vb, और इधर आपका √2 इधर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे क्या है, तो भाई इसकी वेलोसिटी भी मिल चुकी है, इतना इजी है ना यार, मैं तो कह रहा हूँ फिजिक्स बहुत आसान है, आप लोग ही नहीं मानते हो। एक और क्वेश्चन बस, लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आप लोग भी बोर ना हो, तो इसलिए इसलिए बस सुन ना, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये सीडी वाला केस है, बहुत बार पूछा जाता है भाई, इसलिए कह रहा सुन लो, लास्ट एग्जांपल है बस। एक यहाँ पर रखी हुई है सीडी, ये सीडी रखी हुई है, बोला गया है इसके बीच का एंगल ये 53 डिग्री सपोज, और ये 37 डिग्री सपोज, बोला गया ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सीढ़ी इधर की तरफ खिसक रही है, तो इधर से कितनी स्पीड से खिसकेगी, तो अगर ये ए एंड है, तो वी ए की वेलोसिटी इतनी हो जाती है, तो नीचे वाले कंपोनेंट की वेलोसिटी वी बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये पता करके बता दो। चलो एक बार ट्राई तो करो, वीडियो तो पॉज करके यार मेरा भाई, ट्राई तो कर,
ट्राई करके देख, क्या पता आंसर आ जाए, और आंसर आ जाएगा तो फिर तो मजा ही आ जाएगा, फिर तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कंस्ट्रेंट मोशन में तो कुछ भी नहीं है, हमें तो अच्छे से आता है। तो देखिए, ठीक है, देखो 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 भाई, अब ध्यान से। अब अगर ये 53 डिग्री है ना, अगर ये 53 डिग्री है, तो मुझे बेसिकली क्या करना चाहिए? ये नीचे आएगी, ये आगे जाएगी, तो अगर ये आगे जाएगी तो इसके दो कंपोनेंट होने चाहिए। तो जो भी पर्टिकुलर वेलोसिटी इस रॉड की होगी नीचे की तरफ, इसका जो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है वीबी का, तो वीबी का वो पर्टिकुलर कंपोनेंट इधर की तरफ लेके जाएगा रॉड को, तो वीए का भी तो कंपोनेंट नीचे की तरफ लेके आ रहा है रॉड को, तो इन दोनों के कंपोनेंट्स आपस में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो वीबी के एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जो नीचे लेके आएगी रॉड को, वो क्या होगी? वीबी cos 37 डिग्री। सिमिलरली वीए का जो कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ ला रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है? एंगल बन रहा है 180 माइनस 53 डिग्री। तो नीचे की तरफ लाने वाला कंपोनेंट क्या है? वीए cos 180 माइनस 53। इसको जल्दी से सॉल्व करिए। तो होंगे क्या यार, दोनों कंपोनेंट होंगे तो सेम ही, रॉड तो एक ही वेलोसिटी से नीचे आ रही है, तो इसका मतलब वीबी cos 37 डिग्री विल बी इक्वल टू वीए ब्रैकेट में cos ब्रैकेट में 180 माइनस 53 डिग्री। तो भाई आपको यहाँ से वीबी की वैल्यू निकालनी है, और वीए की वैल्यू आपको पता है, cos 37 पता है, cos 180 माइनस 53 कितना होता है? cos 53 होता है। तो यहाँ से cos 53 की वैल्यू भी आप लगा सकते हो, cos 37 की वैल्यू भी आपको पता है, ठीक है, वीए की वैल्यू आपको पता है, तो वीबी की वैल्यू निकाल। वैसे मैंने कहा था यार ये लास्ट क्वेश्चन होगा, तो मेरे दिमाग में अभी अभी दो क्वेश्चन और दौड़े, तो भी मैं आपको सोच रहा हूँ करवा ही दूँ। प्लीज यार, प्लीज बैठे रहना, जाना मत कहीं, प्लीज यार, रिक्वेस्ट है। मूवेबल पुली के कुछ क्वेश्चन हैं कंस्ट्रेंट मोशन को लेके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग करके इसको आंसर में रिप्लाई करोगे, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी अटेंडेंस वगैरह लगती रहा करे। कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे ना देखे नहीं जाते हैं, तो प्लीज़ जिस दिन भी स्कूल खोलेंगे, जब भी आपकी प्रैक्टिकल वाली बात होगी, तो उस समय मार्किंग बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ आपकी अटेंडेंस होती है। शॉर्ट अटेंडेंस हो जाओगे तो वैसे नहीं पेपर देने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अब बात करते हैं कुछ कंस्ट्रेंट मोशन की पुली के केस में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। पहले तो एक सिंपल सा छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा आपको, वो भी सुन लीजिएगा। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर ये कोई मास 5 kg है, ये आपका मास है कोई 4 kg, तो ये बॉडी नीचे आएगी, ये बॉडी ऊपर जाएगी। अगर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ हो जाएगी। ये तो आपको पता ही है। कैसे पता चला सर, ये कैसे है सर, आप डायरेक्टली लिख दे रहे हो? तो ठीक है, अगर इसने एक डिस्टेंस एक्स ए कवर करा सपोज ए बॉडी ने, और इसने एक्स बी डिस्टेंस ऊपर कवर करा बी बॉडी ने, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो स्ट्रिंग है विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेम डिस्टेंस तो कवर करेगी। स्ट्रिंग जितना नीचे जाएगी उतनी स्ट्रिंग ऊपर जाएगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू व्हाट? वेलोसिटी ऑफ ए। बट उसी सेम टाइम पर एक्स भी ऊपर जा रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू व्हाट? वेलोसिटी ऑफ बी। बट होगा क्या? ये वी ए माइनस होगा किसके? वी बी के। तो क्लियर होगी ये बात। बट आगे देखिए, अगर ये पर्टिकुलर पुली मूवेबल हो, तब क्या होगा? पुली ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ दो बक्से भी लगे हुए हैं, ठीक है। इस बक्से के ऊपर की वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये पुली है, पुली ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सपोज। तो इधर जो आपका ब्लॉक होगा, इसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो बेसिकली ये ब्लॉक आपका नीचे जा रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली ये ब्लॉक ऊपर आएगा। तो ये ब्लॉक की आपको वेलोसिटी पता करनी होगी कितनी होगी। तो सपोज यहाँ पर इसको ब्लॉक को वी बी नाम दे देता हूँ, जो मुझे पता नहीं है, इसको वी ए नाम दे देता हूँ। तो वी बी की वैल्यू मुझे पता करनी है। देखो, अगर आप चाहते हो कि यार इसका एक लॉन्ग प्रोसेस अगर आपको पता करना हो, तो और भी कहीं सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। बट मैं आपको बड़ा सिंपल एंड कंसाइज इसकी जो ट्रिक है वो आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में एक मूवेबल पुली का आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला पता करने का वो था वीपी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाई टू। विद डायरेक्शन अपने लोगों को ये कंसिडर करना पड़ता है। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान रहे हो, तो उस डायरेक्शन की वेलोसिटीज भी पॉजिटिव होंगी, ठीक है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन की वेलोसिटीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? नेगेटिव हो जाएंगी। तो यहाँ पर वीपी की वेलोसिटी अगर मैं ऊपर की तरफ जाने वाली वेलोसिटीज पॉजिटिव मान लेता हूँ, नीचे की तरफ जाने वाली वेलोसिटीज नेगेटिव मान लेता हूँ, तो वीपी की वैल्यू कितनी होगी? प्लस काट है v1। तो अगर ये v1 है और ये v2 है, तो v1 नीचे जा रही है, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी माइनस का, ठीक है, और v2 मुझे निकालनी है डिवाइड बाय 2। तो v2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी? 10 इंटू टू 20,
ठीक है, 10 इंटू 2 20 और V2 माइनस 2 इज इक्वल टू 20, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 के बराबर। V2 की वैल्यू कितनी आ गई 22 के बराबर। कहने का मतलब 22 की वेलोसिटी से ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अभी तक आपने क्या पढ़ाया सर कि 5 से नीचे आएगी तो 5 से ऊपर जानी चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? एक 2 से नीचे आ रही है, एक 22 से ऊपर जा रही है। तो मैं आपको बता दूं ये पूरा का पूरा सिस्टम जो देख रहा है बंदा, उसके विद रिस्पेक्ट यहाँ पर खड़ा हुआ बंदा एक ऑब्जर्वर है, वो देख रहा है। अगर ये पुली ऊपर जा रही है, ये पुली ऊपर जा रही है, तो उसके विद रिस्पेक्ट ये ब्लॉक नीचे आ रहा है और ये ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है। बट हो क्या रहा है, ये जिस वेलोसिटी से नीचे आ रही है वो उसको 2 दिख रही है, बट ये ब्लॉक जो ऊपर जा रहा है उसको ज्यादा तेजी से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पुली भी उसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि पुली भी उसको सपोर्ट कर रही है, दैट इज द मेन रीजन। तो यहाँ पर जब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस बंदे को इसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती हुई नजर आ रही है, ज्यादा नजर आ रही है। नहीं आया समझ में? ठीक है, एक केस लेते हैं। सपोज ये बंदा अब यहाँ पर चढ़ गया जाके, लो इस बंदे को मैंने यहाँ चढ़ा दिया। जब यहाँ चढ़ा दिया है, अब पुली की वेलोसिटी इसके लिए क्या हो जाएगी? पहले जो पुली की वेलोसिटी देख रहा था यहाँ से तो 10 थी, अब इस पुली की वेलोसिटी इस बंदे के लिए क्या हो जाएगी? 0 हो जानी चाहिए, हाँ या ना? पुली की वेलोसिटी इस बंदे के लिए यहाँ पर क्या हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, चलती हुई ट्रेन, अगर आप किसी ट्रेन में बैठते हो और आपके पास एक ट्रेन जाती है, वो बेशक ट्रेन वहां रुकी हुई है, बट आपको क्या नजर आता है? ट्रेन पीछे की तरफ चली। तो आप क्या देखना चाहते हो? वो ट्रेन की पर्टिकुलर वेलोसिटी, तो आप अपनी वेलोसिटी को उस वेलोसिटी में से माइनस कर देते हो, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में से। तो ऑटोमेटिकली उसकी अगर पर्टिकुलर वेलोसिटी थी 10 और आपकी वेलोसिटी थी 20 और वो गई आपके अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपनी वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी में से माइनस कर देते हो। जैसे अगर ये ट्रेन है, सपोज ये जा रही है 40 से, एक्चुअली 40 से जा रही है, और आप थे इस ट्रेन में, आप गए इधर 30 से, बट आपको क्या दिखा? इसकी वेलोसिटी 70 नजर आई। तो आप क्या करोगे? आप अपनी वेलोसिटी को इसमें से माइनस करोगे, जो आपको 70 नजर आई, तो आपने 30 को इसमें से माइनस कर दिया, आपको कितनी नजर आई? उसकी एक्चुअल वेलोसिटी जो कितनी है? 40। ठीक, अब आप इस समय कहाँ हो? आप इस समय इस ट्रेन की जगह आप इस समय पुली पे हो। आप इसमें कहाँ? पुली पे हो। तो आप क्या करोगे? अपनी जो वेलोसिटी, जो आपकी वेलोसिटी थी 10, आप इन दोनों में से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ठीक, जब आप अपनी वेलोसिटी को इसमें से माइनस कर दोगे, जब देखो ये अपनी ही डायरेक्शन में है तो इसमें से माइनस करोगे, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो जब इसमें से माइनस करोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगी वो प्लस की हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। ये तो इसी के डायरेक्शन में तो वो माइनस ही होगी, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 10 जब इसमें आप माइनस करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी हो जाएगी 12। बट एक्चुअली इस 22 में से वो 10 ऑटोमेटिकली माइनस होगा, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 12। अब देखो बंदा या पुली के ऊपर ही बैठा हुआ है, तो अब उसको दोनों की दोनों वेलोसिटीज कैसी नजर आ रही है? 12 12 नजर आ रही है, बट एक प्लस की आएगी और एक माइनस की आएगी। क्लियर होगी बात? ठीक, अब एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को भी समझा देते हैं भाई। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। कंस्ट्रेंड मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, यकीन मानो मेरी बात। ठीक है, इसको एंड तक करना भाई। अब जैसे दो पुली यहाँ लगी हुई है फिक्स, ठीक, एक पुली को मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, यहाँ लगा दिया ब्लॉक, और ये रस्सी इधर से गई, ठीक है, फिर यहाँ से गया ब्लॉक, फिर रस्सी इधर से गई। ठीक, अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है। अब ये ब्लॉक की मैं वेलोसिटी मान लेता हूँ नीचे की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, मान लेता हूँ। ये ऊपर जा रहा है, यहाँ ए भी नीचे जा रहा है सपोज 5 मीटर पर सेकंड से। तो पूछा गया है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछा गया। अरे यार खुद सोचो ना कि पुली जब मूवेबल होती है, पुली जब मूवेबल होती है तो उसकी दोनों वेलोसिटीज v1 और v2 का पता करना बड़ा जरूरी होता है। ठीक, अब दोनों वेलोसिटीज के थ्रू अपने लोगों को vp की वैल्यू मिल जाती है, तो vp की वैल्यू कितनी होती है? v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर जब ये नीचे की तरफ आ रही है तो ये ऊपर की तरफ आएगी, दैट इज v1। ठीक, मान लेता हूँ v1। जब ये नीचे की तरफ आ रही है, स्ट्रिंग नीचे की तरफ आ रही है, तो ये स्ट्रिंग ऊपर की तरफ जाएगी, दैट इज v2। तो पुली की वेलोसिटी भी तो ऊपर की तरफ आएगी, दैट इज vp। तो v1 की जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी वो उतनी होगी जितनी स्ट्रिंग की है, दैट इज 10। और अगर ये 5 है तो v2 की वैल्यू भी कितनी होगी? 5 होगी।
तो वीपी की वैल्यू पता करनी है, दोनों की वैल्यूज को पुट करो तो वीपी विल बी इक्वल टू 10 + 5 डिवाइडेड बाय 2। इसी के साथ आपका आज का लेक्चर होता है समाप्त। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा जाता है, मुझे बताया, वो गलती से निकल गया मुझसे। चैनल को तो कर सकते हो, तो करिए चैनल को, ठीक है। तो प्लीज कंप्लीटली मुझे सपोर्ट करें, बहुत ज़रूरत है, नया नया आया हूँ यूट्यूब पे, तो चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाओ। मैं तरक्की करूँगा, आप करोगे। आप कैसे करोगे? तो कभी ना कभी तो आएगी बात, कभी ना कभी तो दिन आएंगे जब आपकी है मैं हेल्प मैं कर पाऊंगा, है ना। तो होता है भाई, सपोर्ट करनी होती है एक दूसरे को। आप भी करिए, आगे जाके हम भी करेंगे, कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती रहती है लोगों को, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपने शेयर कर दिया, लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया है तो थैंक्स अ लॉट, और नहीं करा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।